हेलो बेटा। इससे पहले हम लोग बात किए थे प्रोटीन संश्लेषण की, जिसमें आरएनए डीएनए की बात हम लोगों ने की थी। आज हम बात करेंगे प्यूरोमाइसिन की। प्यूरोमाइसिन ये एक ऐसा प्रोटीन संश्लेषण है, अवरोधक है। प्यूरोमाइसिन एक ऐसा प्रोटीन संश्लेषण अवरोधक है जिससे जो अवधारणा होती है, जो हम मेमोरी में रखते हैं, जो स्टोर करके रखते हैं, उसमें कमी आती है, धारणा में कमी आती है। यानी प्यूरोमाइसिन जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का अवरोधक है और इसके प्रभाव से हमारे जो धारणा है, स्मृति की जो स्टोरेज है, उसमें कमी आती है। ये वास्तव में धारणा में न्यूनता उत्पन्न करने वाली औषधि के रूप में जाना ही जाता है। इस पर रिसर्च किया था फ्लेनेक्सर 1963 ने। फ्लेनेक्सर 1963 ने एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने एक भूल भुलैया में आघात का परिहार करने का प्रशिक्षण देने के बाद 24 घंटे बाद चूहों के टेम्पोरल खंड में प्यूरोमाइसिन का इंजेक्शन दे दिया और जिसमें बाद में उन्होंने इसमें म्यूटेशन का मेजरमेंट किया, टेस्ट किया, जिसमें उन्होंने देखा कि जो चूहे थे उनकी स्मृति में न्यूनता मिली, कमी मिली। यहाँ जो उन्होंने किया था एक भूल भुलैया में आघात का परिहार करने का प्रशिक्षण, यहाँ जो शॉक दिया गया, क्योंकि भूल भुलैया अधिगम कराया गया है यहाँ पे, और भूल भुलैया अधिगम में जो शॉक लग रहा था जिस रास्ते पे, उसको अवॉइड करना था। चूहों को उस रास्ते को अवॉइड करना था जिस रास्ते पे उन्हें लग रहा था इलेक्ट्रिक शॉक। उसको अवॉइड करके वो दूसरे रास्ते से जाते थे। ये जब ट्रेनिंग उन्हें दी गई तो ट्रेनिंग देने के 24 घंटे के बाद ट्रेनिंग दे दी गई और उसके बाद 24 घंटे बीत गए। उसके बाद उन्होंने जो चूहे थे उनके टेम्पोरल खंड में, ब्रेन का स्पेसिफिक पार्ट टेम्पोरल खंड, जिसमें प्यूरोमाइसिन का इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन के बाद जो उन्होंने रिकॉग्निशन किया, जो रिकॉल किया, वो कहने का मतलब है कि वो फिर उसी भूल भुलैया में छोड़े गए चूहे। तो इंजेक्शन लगने के बाद जब इन्हें छोड़ा गया तो इनकी अवधारणा में जो उन्होंने धारण किया था, जो रिटेंशन था, उसमें कमी पाई गई। यहाँ प्यूरामाइसिन जो है उसका यूज करके जो आपकी मेमोरी है उसको लुप्त किया जा सकता है, उसे समाप्त किया जा सकता है। साथ ही अगर हम प्यूरोमाइसिन के उपयोग के पश्चात लुप्त हो गई जो मेमोरी है, अगर हमने यूज़ किया प्यूरोमाइसिन को, तो जो उनकी मेमोरी आपके उनके उसके उपयोग के बाद जो लुप्त हो जाती है स्मृति, जो लुप्त हो गई है मेमोरी, उसमें को लवण घोल, रक्त या एड्रेनर्जिक औषधि जो है, या जल है, या एसीटीए के इंजेक्शन से देने पर ये वापस लौट आती है। जैसे प्यूरोमाइसिन का मैंने यूज़ किया और यूज करने के बाद धारणा में कमी आई। जब धारणा में कमी आ जाए तो उस समय हम कोई साल्ट का घोल बना लें, या ब्लड या जल या एड्रेनर्जिक जो मेडिसिन है, या एसीटीए की इंजेक्शन दे दिए जाए, तो उससे उनकी जब धारणा होती है वो पुनः लौट आती है, दोबारा रिकॉल किया जा सकता है। इसे रिकॉल से संबंधित जो ये आपकी डिजीज़ है, रिकॉल से रिलेटेड, वो प्रोटीन संश्लेषण में कमी के अलावा प्यूरोमाइसिन से उत्पन्न जो आपके फिजिकल इफ़ेक्ट होते हैं उससे संबंधित होती है। रिकॉल से संबंधित जो यह आपकी विकृति है वो प्रोटीन संश्लेषण में कमी कर देती है, और साथ ही प्यूरोमाइसिन से जो उत्पन्न आपके फिजिकल इफ़ेक्ट होते हैं उन्हीं से संबंधित भी होती है। प्रोटीन संश्लेषण में जब कमी हो जाए, प्रोटीन संश्लेषण में जब कमी उत्पन्न करने के अलावा अगर प्यूरामाइसिन का यूज़ किया जा रहा है, यानी प्रोटीन संश्लेषण चूँकि अवरोधक का कार्य कर रहा है,
तो प्रोटीन संश्लेषण में अगर कमी उत्पन्न करने के अतिरिक्त अगर उसमें प्यूरोमाइसिन का यूज़ किया जा रहा है, तो प्रोटीन से प्यूरोमाइसिन जो है वो व्युत्पत्ति को निकलने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही जो आपके ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हिप्पोकैम्पस की विद्युतीय क्रिया में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, ऐसे प्रोटीन जो हिप्पोकैम्पस की विद्युतीय क्रिया, यहाँ पर फिर वही चीज़ें आ जाएंगी आपकी कि हिप्पोकैम्पस तक जो न्यूरॉन जा रहे हैं, तो न्यूरॉन का जाना, वहाँ पे जो नर्व सिंबल्स हैं उनका जाना, और साथ ही जो आवेगों का संचरण है आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे, इसमें इस क्रिया में हिप्पोकैम्पस की विद्युतीय क्रिया में वो एक तरह से ब्रेकर का कार्य करता है, जो प्यूरोमाइसिन प्रोटीन आपकी है, क्योंकि ये प्रोटीन को अवरोधित कर रहा है। और ऐसे प्रोटीन जो हिप्पोकैम्पस की विद्युतीय क्रिया में व्यवधान पर करते हैं, तो उनमें ये सहायता देने लगता है। यहाँ जो ऐसे प्रोटीन है वो स्नायु तंत्र में लंबे समय तक बने रहते हैं। जो आपकी नर्वस सिस्टम है, आपको वही इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया भी था कि जो आपका ये ब्रेन है, न्यूरॉन है, नर्व फंक्शन है, उसमें सिनेप्टिक क्लेट पे स्पेसिफिक आपके प्रोटीन्स होते हैं जो उन्हीं अणुओं में टूट जाते हैं। तो ये आपके स्नायुओं पर लंबे समय तक बने रहते हैं। साथ ही जो आपकी पश्च संधि एड्रिजनिक जो संग्राहक होते हैं, उनको भी ये अवरुद्ध कर सकते हैं। जो आपकी पश्च संधि, यहाँ पश्च संधि विभव की बात भी की गई थी, जहाँ से कि आपकी जो न्यूरॉन्स हैं उनका आवागमन कैसे हो रहा है, आपके सोडियम पोटेशियम पंप वहाँ पे कैसे कार्य कर रहा है। तो जो आपके पश्च संधि विभव जहाँ पे है, वो एड्रिनर्जिक जो आपके रिसेप्टर होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो प्यूरोमाइसिन है उसका अगर यूज़ किया जाए, तो जो हमारी स्मृति लुप्त की गई है, तो लुप्त स्मृति में एड्रिनर्जिक जो आपकी मेडिसिन है उनमें पुनः सुधार किया जा सकता है। यहाँ अगर बात समझने की हो, सिर्फ इतना शॉर्टली अगर माइंड में रखना हो, तो ये है कि आपका ये जो प्यूरामाइसिन है, प्यूरामाइसिन एक तरह का प्रोटीन संश्लेषण में अवरोधक का कार्य करता है। साथ ही ये प्यूरामाइसिन का अगर उपयोग से जो उपयोग के बाद की अगर बात की, यूज़ कर लिया प्यूरामाइसिन का, तो वो आपकी प्रोटीन को संश्लेषण से रोक देता है। ब्रेन में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनके जो आपके उनकी कमी के अतिरिक्त प्यूरामाइसिन का अगर यूज़ किया जाता है, तो प्रोटीन से प्यूरामाइसिन जो है वो व्युत्पत्ति कारकों से निकलने पर सहायता प्रदान करता है। प्रोटीन स्नायु तंत्र में अगर लंबे समय तक बना रहे, तो वो भी पश्च संधि जो एड्रेनर्जिक संग्राहक होते हैं उनकी क्रिया को अवरुद्ध करने लगता है। तो जो पश्च संधि एड्रेनर्जिक जो आपके रिसेप्टर हैं उनकी क्रिया को जो प्रोटीन अवरुद्ध कर रहे हैं, उस कंडीशन में अगर प्यूरामाइसिन दे दिया जा रहा है, तो इससे दोबारा सुधार लाया जा सकता है स्मृति में। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लूटारेडामाइड की। ग्लूटारेडमाइड। तो यहाँ ग्लूटारेडमाइड जो आपका ड्रग्स है वो साइक्लोहेक्सामाइड और इससे संबंधित एक मिश्रण जो है उससे मिलकर के बनता है, जिसे एसिटॉक्सी साइक्लोहेक्सामाइड का या प्रोटीन संश्लेषण कहा जाता है इसको। तो साइक्लोहेक्सामाइड और इससे संबंधित जो आपका एक और मिश्रण है एसिटॉक्सी साइक्लोहेक्सामाइड, ये प्रोटीन संश्लेषण को अवरुद्ध करता है। यानी कहने का अर्थ है कि ग्लूटारेमाइड जो है उसमें साइक्लोहेक्सामाइड और इससे संबंधित एक और मिश्रण एसिटॉक्सी साइक्लोहेक्सामाइड जो दोनों है ये प्रोटीन संश्लेषण को ब्रेक कर देता है, रोक देता है। साथ ही अगर प्यूरोमाइसिन के साथ जब इनका इंजेक्शन दिया जाता है, अगर साइक्लोहेक्सामाइड है और एसिटॉक्सी साइक्लोहेक्सामाइड है, दोनों ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को अवरुद्ध करते हैं। साथ ही इससे पहले मैंने कहा कि प्यूरोमाइसिन भी आपकी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को अवरुद्ध करता है। तो इन दोनों के साथ जब हम प्यूरोमाइसिन का भी इंजेक्शन दे देते हैं, तो जो मेमोरी में आपकी रखी गई विषय वस्तु होती है,
हम उसका परफॉर्मेंस अच्छी तरह नहीं कर पाते। जैसे कोई विषय सूची या कोई विषय वस्तु है जिसकी इनकोडिंग कर ली गई, स्टोर कर लिया गया, स्टोर करने के बाद, इसे स्टोर किया गया और स्टोर करने के बाद हम जब उसका परफॉर्मेंस करना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस करने से पहले साइक्लोहेक्सामाइड और एसिटाक्सी जो साइक्लोहेक्सामाइड है, इन दोनों के साथ अगर पीरोमाइसिन का इंजेक्शन दे दिया जाए तो उस कंडीशन में जो परफॉर्मेंस है उसमें उसी प्रकार की कमियां उत्पन्न होने लगती हैं जैसे पीरोमाइसिन देने पर होती हैं। यानी ये आपका साइक्लोहेक्सामाइड और एसिटाक्सी साइक्लोहेक्सामाइड दोनों आगे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को रोक दे रहे हैं। इनके रोकने से प्रभाव ये होता है कि प्यूरोमाइसिन जैसे आपका किसी विषय वस्तु को इनकोड करने के बाद रिट्राइवल में ब्रेकअप करता है, उसी तरीके से आपकी जो विषय वस्तु है उसका रिकॉग्निशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ कह सकते हैं हम कि प्यूरोमाइसिन की तरह ही आपका साइक्लोहेक्सामाइड और एसिटाक्सी साइक्लोहेक्सामाइड दोनों उसी तरीके से वर्क करते हैं कि अगर हम मेमोरी में किसी विषय वस्तु को धारण कर चुके हैं तो हम उसका परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, परफॉर्मेंस में ये ब्रेक कर देता है। यानी प्यूरोमाइसिन की तरह ही कार्य करता है तो हमारी परफॉर्मेंस में भी न्यूनता उत्पन्न हो जाती है। अगर हम बात करें एसिटाक्सी साइक्लोहेक्सामाइड की, तो ये एक असामान्य पेप्टाइड है कि प्यूरोमाइसिन के उत्पाद में भी कमी उत्पन्न कर सकता है। जो एसिटाक्सी साइक्लोहेक्सामाइड है वो एबनॉर्मली जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसमें भी प्यूरोमाइसिन जैसे कमी उत्पन्न करता है वैसे ही वो प्यूरोमाइसिन के उत्पाद में भी कमी उत्पन्न कर सकता है। और ऐसा वह पेप्टाइड की जो बॉन्ड है कि जो आपकी पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड का बॉन्ड है पेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण में कमी उत्पन्न करके करता है। यहाँ एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, एसिटाक्सी साइक्लोहेक्सामाइड जो है वो असामान्य पेप्टाइड के प्यूरोमाइसिन के उत्पाद में कमी उत्पन्न कर सकता है। और वे कमी कैसे उत्पन्न करेगा? वह ऐसा पेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण में मंदता उत्पन्न करके ही करता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब वो पेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है तो वह उसमें मंदता कर देता है, कमी कर देता है। तो पेप्टाइड की श्रृंखला के निर्माण में जब कमी होती है तो उसी से पॉलीपेप्टाइड की जो प्यूरोमाइसिन के उत्पाद में भी कमी हो जाती है। क्लियर है? यानी एसिटाक्सी साइक्लोहेक्सामाइड जो है उसमें अगर कमी बेसी हुई, असामान्यता उत्पन्न हुई, तो पेप्टाइड के जो प्यूरोमाइसिन के उत्पाद में कमी उत्पन्न करता है। और ये उत्पन्न कमी सिर्फ इसलिए होती है कि वो पेप्टाइड की जो श्रृंखला है उसके निर्माण में भी कमी उत्पन्न कर देता है। इसके निर्माण में जब कमी होगी तो प्यूरोमाइसिन जो है उसके उत्पाद में भी कमी हो जाती है। साइक्लोहेक्सामाइड इनकोडिंग और एसटीएम को तो प्रभावित नहीं करता। साइक्लोहेक्सामाइड आपकी जो भी विषय वस्तु इनकोड की जाती है मेमोरी में उनको और एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी को प्रभावित नहीं करता। लेकिन स्थायी स्मृतियों के निर्माण में ये तब दोष उत्पन्न करता है जब समय बीतता है, यानी कुछ समय बीतने के पश्चात अगर हम इनकोडिंग की कर लें, किसी विषय वस्तु की स्टडी की गई या इसमें अधिगम किया गया, अधिगम करने के बाद जब हम किसी विषय वस्तु की इनकोडिंग कर लेते हैं तो साइक्लोहेक्सामाइड उस पर प्रभाव नहीं डालता। एसटीएम में जब तक सूचनाएं होती हैं वो उन्हें भी प्रभावित नहीं करता। लेकिन जहाँ स्थायी स्मृति की बात होती है, कहने का अर्थ है कि एलटीएम की बात होती है, तो उसके निर्माण में दोष उत्पन्न कर देता है। और ये तब दोष उत्पन्न करता है जब कुछ समय बीत जाए, यानी जब प्रशिक्षण दिया जाए और 60-70 मिनट बीत जाए और जब आपकी धारणा का जांच किया जाए तो उस समय लगभग आपके कुछ भी समय बीतने पर वो आपकी एलटीएम को प्रभावित करता है। यानी मात्र अगर हम इलेक्ट्रिक शॉक का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक शॉक किसी पर्सन को दे रहे हैं और
प्रशिक्षण देने के लगभग 30 मिनट पहले ऐसा किया जाए, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए, तो स्मृति ह्रास उत्पन्न हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रिक शॉक और आपका साइक्लोहेक्सामाइड, इलेक्ट्रिक शॉक और साइक्लोहेक्सामाइड दोनों साथ साथ अगर हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक और साइक्लोहेक्सामाइड दोनों साथ साथ अगर यूज़ किया जाए, तो इनके यूज़ करने पर जो आपकी ट्रेनिंग दी गई है और जो ट्रेनिंग देने और आपकी इलेक्ट्रिक शॉक के बीच का जो समय अंतराल है, वो चाहे जितना हो, वो पूर्ण रूप से स्मृति वहाँ पे समाप्त हो जाती है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि जो आपकी दीर्घकालीन जो अवधारणा है, जो धारण किया गया है एलटीएम में, उसके विकास के लिए प्रोटीन संश्लेषण आवश्यक होता है और प्रोटीन संश्लेषण को ये अवरुद्ध कर देता है। साइक्लोहेक्सामाइड और एसीटॉक्सी साइक्लोहेक्सामाइड और एसीटॉक्सी साइक्लोहेक्सामाइड जो है वो स्मृति ह्रास के रूप में उस प्रभाव उसी के द्वारा उत्पन्न प्रोटीन संश्लेषण में अवरोध पर निर्भर करता है। जो आपका ये दोनों है साइक्लोहेक्सामाइड और एसीटॉक्सी साइक्लोहेक्सामाइड, ये जब स्मृति ह्रास के रूप में प्रभाव डालता है तो उसके द्वारा उत्पन्न जो प्रोटीन संश्लेषण है ये उसके अवरोध पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एनिसोमाइसिन की, तो एनिसोमाइसिन जो है इसका उपयोग भी प्रोटीन संश्लेषण के अवरोधक के रूप में ही किया जाता है और पर्याप्त मात्रा में किया जाता है, क्योंकि इसमें विषाणुता और कुछ और भी होते हैं, अतिरिक्त प्रभाव ये उत्पन्न करने की क्षमता रखता है एनिसोमाइसिन। और साथ ही दूसरी औषधियों की अगर हम कंपैरिजन करें, जो दूसरी मेडिसिन है उनसे अगर हम कंपैरिजन करें, तो एनिसोमाइसिन जो है प्रोटीन संश्लेषण में कहें तो अवरोधक के रूप में ज़्यादा कारगर होता है। यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स ऐसे हैं जिस पर, जैसे कि अगर हम स्क्वायर और डेविस की बात करें 1975 की, तो उन्होंने शोध किया और शोध से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो ट्रेनिंग की टाइमिंग होती है, प्रशिक्षण की जो अवधि होती है, उसमें एनिसोमाइसिन का अगर यूज़ किया जाए, एनिसोमाइसिन अगर जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें अगर एनिसोमाइसिन का यूज़ किया जा रहा है, तो एनिसोमाइसिन का यूज़ करने पर अधिक मात्रा में जो प्रोटीन संश्लेषण है वो अवरुद्ध हो जाता है। ऐसा स्क्वायर और डेविस का कहना है कि एनिसोमाइसिन जो है, अगर हम किसी पर्सन को अगर ट्रेन कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के दौरान अगर हम एनिसोमाइसिन का यूज़ कर लिए, तो यूज़ करने पर जो आपकी अधिक मात्रा में जो प्रोटीन होती है उसका संश्लेषण जो है वो अवरोधित हो जाता है, यानी उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो अवधारणा होती है उसका परफॉर्मेंस नहीं हो पाता। कहने का अर्थ है कि जब भी हम एनिसोमाइसिन का यूज करेंगे ट्रेनिंग के दौरान, तो ट्रेनिंग के दौरान एनिसोमाइसिन यूज करने पर हमारा प्रोटीन संश्लेषण अवरुद्ध हो जाता है। प्रोटीन संश्लेषण के अवरुद्ध हो जाने पर, प्रोटीन संश्लेषण के अवरुद्ध हो जाने पे जो हमने धारण कर रखा था, इनकोडिंग करेंगे तो स्टोरेज करेंगे, स्टोरेज का करने का अर्थ है कि हम उसको धारण कर लिए, विषय वस्तु को धारण कर लिया। इस धारित की गई विषय वस्तु का हम जब रिकॉग्निशन करते हैं, रिकॉल करते हैं या उसे परफॉर्म करते हैं, तो वैसी कंडीशन में कमियां आने लगती हैं। हम उसे पूरी तरीके से, जैसे मैंने अगर 10 लाइन की किसी कविता को याद रख किया इनकोडिंग की, ठीक है, 10 लाइन की किसी कविता को मैंने याद करने की कोशिश की, तो 10 लाइन की कविता का इनकोडिंग किया गया। इनकोडिंग करने के बाद उसी 10 लाइन का स्टोरेज किया जाएगा। स्टोरेज करने का अर्थ है कि हमने उसे धारण कर लिया, बट जब हम उसे का परफॉर्मेंस करेंगे, तो परफॉर्म करने में हम 10 लाइन में से मात्र 6 लाइन 4 लाइन ही रिकॉल कर पा रहे हैं, यानी उसमें कमियां उत्पन्न हो रही हैं। और ये कमी क्यों हो रही है? एनिसोमाइसिन की वजह से। एनिसोमाइसिन चूँकि अगर यूज़ किया गया ट्रेनिंग के दौरान, जिस समय हम उसकी इनकोडिंग कर रहे थे, विषय वस्तु की इनकोडिंग कर रहे थे, उसी समय
हम लर्न कर रहे थे कविता को, तो लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही जब हमको एनिसोमाइसिन दिया गया, तो एनिसोमाइसिन देने के कारण प्रोटीन संश्लेषण में अवरोध उत्पन्न हुआ। प्रोटीन संश्लेषण में जो ये अवरोध उत्पन्न हुआ है, उससे इनकोडिंग तो हुई, स्टोर भी हुआ, बट जैसे ही हम उसका रिकॉल करना शुरू किए, रिकॉग्निशन की कंडीशन आई, तो उस स्थिति में जब हम उसे रिकॉल करने जा रहे हैं, उस स्थिति में हमारा जो परफॉर्मेंस है उसमें कमी आने लगी। ये कमी जो है, ये कमी आपकी मात्र एनिसोमाइसिन की वजह से हो रही है। तो यहाँ स्क्वायर का कहना है कि जब स्क्वायर ने जो स्टडी की और उन्होंने ये देखा और बताया भी कि जो एलटीएम है, एलटीएम की जो यांत्रिकता में प्रोटीन संश्लेषण ज़रूर होता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण अगर नहीं होगा तो हमारी जो सूचनाएं हैं वो एसटीएम से एलटीएम में ट्रांसफ़र नहीं होंगी। तो एसटीएम से सूचनाओं का एलटीएम में ट्रांसफ़र होना, ये इसके लिए ये आवश्यक है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती रहे, इसे अवरुद्ध न किया जाए। क्योंकि अगर आपकी जो सूचनाएं एसटीएम में हैं या इनकोड की गई हैं, उनका हम रिहर्सल भी कर रहे हैं, रिहर्सल के दौरान ही एनिसोमाइसिन है या साइक्लोहेक्सामाइड है या एसिटॉक्सिस साइक्लोहेक्सामाइड है, अगर ऐसे किसी भी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रोटीन संश्लेषण में हमारे बाधा उत्पन्न करती है। प्रोटीन संश्लेषण की इस बाधा के कारण हमारी जो विषय वस्तु है वो इनकोडिंग उसकी तो हो जाती है, स्टोर भी कर लिया जाता है। चूँकि एसटीएम पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता प्रोटीन संश्लेषण का, तो आपकी इनकोडिंग हो रही है, स्टोरेज हो रहा है, आप सूचनाओं को अपने एसटीएम में रख भी पा रहे हो, एसटीएम प्रभावित नहीं हो रहा है। लेकिन एसटीएम से जब हम एलटीएम में सूचनाओं को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वैसी कंडीशन में प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके कारण हम उसका परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, सूचनाएं हमारे एलटीएम में नहीं पहुंच पा रही हैं, तो परफॉर्मेंस में बाधा उत्पन्न कर रहा है, सूचनाओं को दीर्घकाल तक रखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। और ये सिर्फ हो रहा है आपके प्रोटीन संश्लेषण अवरुद्धता के कारण। यानी प्रोटीन संश्लेषण को अगर अवरुद्ध कर दिया जाए किसी भी मेडिसिन को देकर के, किसी भी औषधि को देकर के, तो उस स्थिति में जो हमारी सूचनाएं हैं वो पूर्ण रूप से हमारे एलटीएम में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती हैं, वो एसटीएम से ही फॉरगेट कर जाएंगी। यहाँ प्रोटीन संश्लेषण इसीलिए कहा गया कि प्रोटीन संश्लेषण जो है वो हमारे एलटीएम के लिए आवश्यक है, या जो आपकी दीर्घकालिक स्मृति होती है, एलटीएम होता है, उसमें प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया ज़रूर निहित होती है। अब हम अगर आगे बात करें स्मृति के रासायनिक अंतरण की, जो केमिकली जो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं मेमोरी में, तो यहाँ स्मृति की जो रासायनिक अंतरण है उसमें है कि स्मृति और धारणा, हम मेमोरी में किसी विषय वस्तु को इनकोड करेंगे, तो इनकोड करने के बाद हम उसे स्टोर करेंगे, धारण करेंगे, उसमें आरएनए और प्रोटीन की भूमिका जो होती है ज़रूर होती है, आरएनए और प्रोटीन की भूमिका ज़रूर होती है। लेकिन इससे ये जानकारी नहीं मिल पाती कि इनमें जो अणुओं की विशिष्ट रूप से कौन सी भूमिका है। यानी हम आरएनए की बात करें और प्रोटीन की बात करें तो इन दोनों की जो भूमिका होती है वो हमारी स्मृति में और इसके धारणा में, दोनों में तो ज़रूर होती है, लेकिन ये हमें पता नहीं चल पाता कि किन अणुओं की विशिष्टताओं के कारण इनमें कोई अणु ऐसा होगा जो कि कोई स्पेसिफिक होगा और हमारी मेमोरी और धारणा के लिए, हमारी स्मृति और धारणा के लिए उत्तरदायी होगा, इसका पता ये नहीं चल पाता। कई साइकोलॉजिस्ट ने परिकल्पनाएं भी दी अपनी, तो इसमें आपकी अगर हम बात करें किसी एक परिकल्पना की, तो उसमें दिया गया है कि जो स्पेसिफिक जो आपकी मेमोरी का स्टोरेज है वो निश्चित प्रकार के आरएनए या प्रोटीन अणुओं के अंतर्गत ही होता है। जो आपकी विशिष्ट प्रकार की स्मृतियाँ होती हैं उनका भंडारण, जो विशिष्ट प्रकार की हैं, स्पेसिफिक आपकी मेमोरी होती है, उनका भंडारण जो होता है एक निश्चित प्रकार के आरएनए या प्रोटीन अणु के अंतर्गत होता है। साथ ही इस अध्ययन में ये भी देखा गया कि इन अणुओं को जब हम किसी प्रशिक्षित किसी प्राणी को से लेकर के नए जो हमारे प्रयोज्य हैं उनमें ट्रांसफ़र किया जाए, यानी सबसे पहले तो हम
स्मृतियों को भंडारित करेंगे। भंडारित करने के लिए हम आरएनए और प्रोटीन के अणुओं का ही उपयोग करेंगे। साथ ही जब हम किसी इन्हीं अणुओं को जब प्रशिक्षित जो हमारे ट्रेंड जो प्राणी हैं उनसे लेकर के मैंने ट्रेनिंग जिस प्राणी को दी और उसमें आरएनए और जो आपकी धारणा से संबंधित जो प्रोटीन थी उन अणुओं को मैंने लिया और वैसे जो प्रशिक्षित पशुओं से उनसे लेकर के नए प्रयोज्यों में ट्रांसफ़र कर दिया जो प्रशिक्षित नहीं थे। जब हम उनमें ट्रांसफ़र कर देते हैं तो जो हमारे नए प्राणी हैं उनमें इस ट्रांसफ़र करने का, इन अणुओं के ट्रांसफ़र करने का अनुकूल प्रभाव होता है। कहने का अर्थ है कि जब भी हम यहाँ पर हम केमिकली ट्रांसफ़र कर रहे हैं मेमोरी को, तो यहाँ जब हम किसी प्राणी को ट्रेंड कर दिए तो ट्रेंड करने के दौरान उसमें आरएनए और प्रोटीन इन दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है ट्रांसफॉर्मेशन में। हम कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं मेमोरी को। तो एक प्राणी जिसे हम ट्रेंड कर रहे हैं उसमें आरएनए और प्रोटीन के जो अणु हैं, ट्रेंड करने के बाद उनके आरएनए और प्रोटीन के जो अणु हैं उनको निकाला जाए और इसके बाद वो प्राणी जो ट्रेंड नहीं किए गए हैं, अप्रशिक्षित हैं, उनमें ट्रेंड किए गए जो प्राणी थे उनके अणुओं को, उनके आरएनए के अणुओं को, उनके प्रोटीन के अणुओं को जो अप्रशिक्षित हैं उनमें ट्रांसफ़र करा दिया जाए। तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन से जो हमारे अप्रशिक्षित प्राणी हैं उनमें अनुकूल परिवर्तन देखा गया। कहने का अर्थ है कि उनमें भी स्मृति ट्रांसफ़र हो गई और उनकी स्मृति में वो जो प्रशिक्षण है वो आसानी से पहुंच गया। यहाँ मैकोनेल 1962 ने एक स्टडी किया और उन्होंने कहा कि जो अप्रशिक्षित प्लेनेरियम और जिन्होंने प्रशिक्षित प्लेनेरियम को भोजन के रूप में ग्रहण किया था, इससे उन्होंने अनुबंधित संकुचन अनुक्रिया को नियंत्रित प्रयोजनों की अपेक्षा अति शीघ्रता से और काफ़ी कहें अति शीघ्रतापूर्वक उन्होंने अर्जित कर लिया, कहने का अर्थ है। तो यहाँ प्लेनेरियम क्या है आप ये जान लीजिए। एक प्रकार का ये कृमि है जो कि आपकी अप्रशिक्षित प्लेनेरियम की अपेक्षा जो उन्हें प्लेनेरियम है वो ज़्यादा एक्टिव होता है और एक प्रकार का कृमि है जिससे पूर्व प्रशिक्षण प्लेनेरियम के भोजन के रूप में दिया गया। जो पूर्व प्रशिक्षित आपके प्लेनेरियम थे उनको भोजन के रूप में दिया गया, तो भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया वो प्राणी। इससे जो अनुबंधित संकुचन की अनुक्रिया है, अनुक्रिया को नियंत्रित प्रयोजनों की अपेक्षा अधिक जल्दी से, अधिक शीघ्रता से अर्जित किया गया। कहने का अर्थ है कि स्मृतियों की जो यहाँ पर स्मृतियों को ट्रांसफ़र किया गया है, ये आपकी स्मृतियाँ जब भी किसी विशेष अणुओं के माध्यम से जाती हैं तो ये शोधकर्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, क्योंकि इससे, इसके अंतरण से, इसके ट्रांसफॉर्मेशन से मेमोरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। अगर हम डी रिप्रेशन एंड इंटीग्रेटिव हाइपोथेसिस की बात करें, डी रिप्रेशन एंड इंटीग्रेटिव अगर हाइपोथेसिस पे जाएं तो वहाँ पे हमको ये पता चलता है कि जो दीर्घकालिक आपकी अवधारणा है, जो दीर्घकालिक अवधारणा है, इनमें जो अणुओं की भूमिका है उसके संबंध में लगभग ये दो समस्याएं बन जाती हैं। पहला ये कि यह स्मृतियां जो हैं आपकी आरएनए और प्रोटीन के विशिष्ट अणुओं में संचित नहीं रहती, ऐसा डीप रिप्रेशन एंड इंटीग्रेटिव हाइपोथेसिस का कहना है, ऐसी हाइपोथेसिस बनाई गई है। तो इसमें कहा गया है कि जो हमारी आरएनए और प्रोटीन के विशिष्ट अणुओं में संचित जो स्मृतियाँ हैं वो नहीं रहती। और साथ ही इसमें रिसर्च जो किया गया उसमें देखा गया कि जब हम किसी प्राणी को जो प्रशिक्षित हैं उन प्रशिक्षित पशुओं से या प्राणियों से अप्रशिक्षित जो हमारे प्राणी हैं उनमें विशिष्ट स्मृतियों का अगर हम ट्रांसफ़र करना चाहें तो उसमें सफलता नहीं मिल पाती। साथ ही जो आरएनए और प्रोटीन में शीघ्रतापूर्वक जो होने वाली हेरफेर है, बहुत जल्दी जल्दी जिसमें चेंजेस आ रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है कि उनका संश्लेषण लगातार और निरंतर होता रहे। लेकिन अगर हम प्रशिक्षण के तुरंत बाद
अगर हम संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण को अवरोधक का उपयोग करने के पर देखते हैं, तो उसमें मान लीजिए कि हमने प्रशिक्षण दिया और प्रशिक्षण आपका लगातार हो रहा है, उसके तुरंत बाद अगर हम प्रोटीन संश्लेषण को अवरोधक के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो जो दीर्घकालिक अवधारणा है, जो एलटीएम में हम सूचनाओं को धारित कर रहे हैं, उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, उसमें रुकावट आने लगती है, व्यतिकरण एक तरह का उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि जो आपका अधिगम है, लर्निंग है, उसके द्वारा डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण जो स्मृति के लिए एक माध्यम देता है, तो यहाँ अधिगम अगर हम डीएनए के द्वारा करा रहे हैं, तो डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण जो है हमारी स्मृति और अधिगम दोनों के लिए एक तरह का माध्यम तैयार करता है, जिससे जो हमारी स्मृतियों के अंतरण से संबंधी जो असफलता है, इन कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। यहाँ स्पेसिफिक बात बस यही हो रही है आपकी कि दीर्घकालिक अवधारणा जो आपके एलटीएम में सूचनाओं को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसमें पहले जो समस्या थी कि आरएनए और प्रोटीन के जो विशिष्ट आपके अणु होते हैं वो संचित नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ अगर प्रशिक्षित जो हमारे प्राणी हैं उनसे अगर हमारे नए जो अप्रशिक्षित प्राणी हैं उनमें किसी अगर हम स्पेसिफिक मेमोरी को ट्रांसफ़र कराना चाहें तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन जो आपके आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण में अगर जल्दी जल्दी जो आपके अप डाउन कर रहे हैं उनमें ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया है, तो अगर हो रही है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनका जो संश्लेषण है, प्रोटीन का जो संश्लेषण हो रहा है वो निरंतर होता ही रहे, रुके नहीं। लेकिन प्रशिक्षण अगर दिया जा रहा है, कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसके तुरंत बाद जो संश्लेषण अवरोधक का उपयोग कर रहे हैं उन पर जो आपकी दीर्घकालिक जो अवधारणा है जो धारण की जा रही है उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि आपकी जो अधिगम है उसके द्वारा डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण की जो स्मृति के लिए एक ऐसा माध्यम बना देता है जिससे कई ऊपर की जो भी हमने अभी कही कि हमको सफलता नहीं मिल सकती उससे स्मृतियों को ट्रांसफ़र करने में, ये सब जो आपकी समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक और भी ऐसी समस्या है जो प्रोटीन के नए स्वरूप का निर्माण आपके आरएनए पर निर्भर करता है। तो उससे आपकी जैसे प्रोटीन का एक नया स्वरूप बनाना है, तो वो आपका आरएनए पर निर्भर करता है। आरएनए का जो संश्लेषण है उसका नियंत्रण डीएनए के द्वारा होगा। इस तरीके से आपके जो डीएनए में होने वाला परिवर्तन है वो आरएनए को एक तरह से कहें तो नवीनता देने लगता है, नवीनता प्रदान करता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? यानी प्रोटीन का जो नया स्वरूप है जब हम उसका निर्माण करते हैं तो वो आरएनए पर डिपेंड करेगा। आरएनए का जो संश्लेषण है उसका नियंत्रण है वो डीएनए के द्वारा होगा। और इस प्रकार ये जो आपका डीएनए में होने वाला परिवर्तन है वो आरएनए को एक तरह से नवीनता प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में जब उनका संश्लेषण किया जाता है, ऐसी स्थिति में भी उनका संश्लेषण किया जा सकता है, और जब किया जाता है तो ये देखा गया कि अधिगम द्वारा जो डीएनए की संरचना है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जब अधिगम कराया जाता है तो उस समय डीएनए की जो संरचना है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर शोधकर्ताओं ने जो आपके रिसर्चर्स थे उन्होंने ऐसी समस्या के ही समाधान के लिए जो डी रिप्रेशन की परिकल्पना है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं इसको प्रस्तुत किया। यानी यहीं से जहाँ पे आपके अधिगम से डीएनए की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, यहीं से जो रिसर्चर्स थे इस पे शोध करना शुरू कर दिए, रिसर्च करना शुरू कर दिए, और इसी रिसर्च के लिए उन्होंने डी रिप्रेशन की जो परिकल्पना है उसे दिया। यहाँ जो आपकी डी रिप्रेशन की परिकल्पना है इसे मूल रूप से आनुवंशिकी जो हेरिडिटिकल आपके साइकोलॉजिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उनके अंतर्गत जो पाई जाने वाली आपकी कोशिकाएं थी उनके आपके डिफरेंशियल और स्पेसिफाइड करने के लिए प्रतिपादित किया गया था। कहने का अर्थ है कि
जो आपकी डी डिप्रेशन की जो परिकल्पना है, ये जब प्रस्तुत की गई, तो उस समय जो आनुवंशिकी के से संबंधित जो आपके वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा प्राणियों में पाई जाने वाली जो ऐसी कोशिकाएं हैं जो विभेदीकरण विशिष्टीकरण करने के लिए प्रतिपादित किए गए थे, उन्हीं की कोशिकाओं वाले जो प्राणी की सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति किसी एक कोशिका से होती है, और इस प्रकार सभी कोशिकाओं में एक ही तरह का डीएनए होता है। तो यहाँ डीएनए अणु पर जो कार्यशील जीन आरएनए या अणु के टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं और उन प्रोटीन को निर्धारित भी करते हैं जिसका निर्माण एक कोशिका करती है। आरएनए प्रत्येक कोशिका में पाई जाने वाली जो है अधिकांश कार्यशील जीन का प्रतिरूप नहीं होता, बल्कि कार्यशील जीन जो होते हैं इनका नियमन करने वाले जीन के द्वारा निर्धारित होते हैं। यहाँ नियमन करने वाले जो जीन हैं, जो इनका नियमन कर रहे थे, ये जो जीन है, इनकी निष्क्रियता ही कार्यशील जीन को उत्पन्न करता है। कहने का अर्थ है कि जो इनकी निष्क्रियता होती है, इन्हीं से डी रिप्रेशन जो है वो उत्पन्न होता है, जिससे एक नए प्रोटीन के रूप में आरएनए का मॉडल तैयार हो जाता है। यानी अगर हमारी निष्क्रियता जो है वो कार्यशील जीन यानी डी रिप्रेशन को अगर उत्पन्न न करे, तो जो हमारा नया प्रोटीन आरएनए का मॉडल है वो तैयार नहीं होगा। तो डी रिप्रेशन जब उत्पन्न होगा तो हमारा आरएनए का एक नया मॉडल तैयार हो जाता है। इससे अनेक प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, जैसे स्नायु कोशिका है, ब्लड सेल है, या अदर कोई जो हमारी सेल्स हैं, उनमें जो अनेक प्रकार की जो कार्यशील जीन है उनका भी डी रिप्रेशन होता है। ऐसी स्थिति में जो प्रत्येक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ऐसे अनेक प्रकार के जो प्रोटीन हैं उनको उत्पन्न करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, ये जब अनेक प्रकार के प्रोटीनों को उत्पन्न करना शुरू करती हैं जो कोशिका के किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए ज़रूरी हैं, तो हर कोशिका के जो विशिष्ट कार्य हैं, स्पेसिफिक वर्क है, तो उनके लिए आवश्यक होती हैं, ये उन्हें ही उत्पन्न कर देती हैं। आपकी कौन उत्पन्न कर रहा है? डी रिप्रेशन। इससे जो डीएनए की संरचना में समानता होती है, वैसे तो डीएनए की जो संरचना है उसमें समानता होती है, लेकिन कोशिकाओं के जो डीएनए के अणुओं का जिनका डिप्रेशन हो चुका रहता है, उनके जो स्पेसिफिक पार्ट हैं उनमें उनकी जो कोशिका होती हैं उनमें विशिष्टता आने लगती है। कहने का अर्थ है कि जो आपकी डीएनए की जो संरचना है वो तो सबको पता है, उसमें समानता होगी, लेकिन वैसी कोशिकाओं के डीएनए के जो अणु हैं जिनका डी रिप्रेशन हो चुका है, उनके जो विशिष्ट भाग हैं, स्पेसिफिक पार्ट हैं, उनमें जो अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनमें विशिष्टता आने लगती है। इसी तरह से जो कुछ आपके रिसर्चर्स हैं उन्होंने अध्ययन किया और पाया कि जो डी रिप्रेशन है वो आपकी जो एलटीएम की जो धारणा के लिए आवश्यक होती है। यानी हमने जो किसी विषय वस्तु को इनकोड किया है, इनकोडिंग करने के बाद स्टोर किया, धारणा का जब मापन हो रहा है तो वहाँ जो डी रिप्रेशन की दीर्घकालिक जो अवधारणाएं हैं उनके लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये जो नए आपके आरएनए हैं, प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया हो रही है उसको ये एक तरीके से सपोर्ट करता है, आंतरिकता प्रदान कर देता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि प्रोटीन संश्लेषण जो है हमारे एलटीएम के लिए आवश्यक है। साथ ही यहाँ स्पष्ट है आपका कि आपकी जो आरएनए की और प्रोटीन की भूमिका है वो हमारे एलटीएम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही अगर हम इनकोडिंग की बात करें तो किसी विषय वस्तु की जो इनकोडिंग है वो हमारे जो नर्व इम्पल्स हैं उनके जो स्थानकालिक संरूप होते हैं वहाँ से प्रारंभ होते हैं और लगातार बने हुए रहते हैं। तो ये जो आपकी स्नायुओं का आवेगों का संचरण हो रहा है, ये संचरण आपका लगातार होगा
तथा परावर्तन की जो क्रिया अस्थायी या अल्पकालिक अवधारणा के लिए प्रदान करता है। साथ ही जो आपकी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपके सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम क्लोराइड, ये आपकी उसमें जो नर्वस सिस्टम है उसमें एक तरह की क्रिटिकल शिफ्ट को उत्पन्न कर देता है, जिससे कि स्मृति के जो संतरण की प्रोसेस है, जो संतरण की प्रक्रिया है, उसका नियमन करने वाले जो जीन हैं उनको निष्क्रिय करके आरंभ करता है। जो क्रिटिकल शिफ्ट है वो निष्क्रिय करके ही आरंभ करता है। ऐसे नियमन करने वाले जीन को निष्क्रियता के साथ नियमन करने वाले जीन द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है, जिससे कि डी रिप्रेशन हो जाता है। यानी जीन का यहाँ पे डी रिप्रेशन कब होता है? क्योंकि जब हम नियमन करने वाले जो हमारे जीन हैं उनकी निष्क्रियता का जब नियमन करने वाले जीन नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं तो यहाँ कार्यशील जो जीन है वो डी रिप्रेशन करने लगता है। ऐसी स्थिति में जो प्रत्यक्ष रूप से आरएनए का और अप्रत्यक्ष रूप से जो नए प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये क्रिया वहीं पर होने लगती है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे?